नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो स्टूडियो में हैं। थोड़ी देर बाद हमारे साथ स्मिता भी जुड़ेंगी ऑनलाइन, तब हम उनसे बात करेंगे ट्रम्प, टैरिफ और तमाम दुनिया जहान की दूसरी बातों पर। लेकिन अभी जो मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं उनका मैं परिचय करवा दूं आप लोगों से। हमारे दो साथी शार्दुल और विकास हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हेलो। और साथ में मेरे साथ देवोदित्य सिन्हा है। देवोदित्य विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली में एक थिंक टैंक है, उससे जुड़े हुए हैं। कानूनी मसले देखती है, पर्यावरण से जुड़े मसलों पर काम करती है ये संस्था, वाइल्ड लाइफ से जुड़े मसलों पर काम करती है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे पास एक बहुत विशेष विषय है बात करने के लिए, और वो है रिलायंस कंपनी का जामनगर में जो स्थित एक केंद्र है वंतारा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा विस्तार से, और उसमें अपने तमाम अनुभवों का साझा करेंगे देवोदित्य हमारे साथ। और इसके अलावा जो सुर्खियां होंगी वो शार्दुल हमें बताएंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा हमारा एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं मैं। ये एनएल सेना प्रोजेक्ट हम तमाम शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में देखते हैं कि कैसे, और बड़े शहरों में, महानगरों में भी खास तौर पर, कैसे कैसे अचानक से कुछ बुलडोज़र आते हैं और झुग्गियों के ऊपर चलाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि स्लम हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, इनके ऊपर चलाए जाते हैं और लोगों के आशियाने ढा दिए जाते हैं अवैध। वो एक अलग हिस्सा है। एक हिस्सा इसी का, जो ये अतिक्रमण है, जो इंक्रोचमेंट है, इसी का एक हिस्सा बहुत लीगल तरीके से हमारी बहुत जो पॉश, जो हमारी अभिजात्य कॉलोनियाँ हैं, जो बड़े लोगों के रिहायशी इलाके हैं, उन इलाकों में होता है जो इंक्रोचमेंट, और उस पर कभी किसी प्रशासन की नज़र नहीं जाती, वहाँ कभी कोई बुलडोज़र नहीं जाता। उस पूरी सीरीज़ को शहरी समस्या को उजागर करने के लिए बड़े शहरों में बड़े लोगों का, ये जो फुटपाथ चलने के लायक नहीं है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ परमानेंट खड़ी रहती हैं, उनके गार्ड वहाँ बैठने के केबिन लगाकर बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बाउंड्रियाँ परमानेंट पक्के निर्माण करवा कर उनमें गार्डन बना लिए हैं, जो पब्लिक स्पेस था, जो कानूनन सड़क और पब्लिक के चलने फिरने उनके लिए था। तो इस पूरी स्थिति को कवर करने के लिए हमने एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट शुरू किया, और दिल्ली से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे अब हम देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में ले जाएंगे। उसमें बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, जहाँ जहाँ भी हो सकेगा हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट, जिसका नाम है अर्बन इंडियाज़ एलीट टेक ओवर, इसको सपोर्ट कीजिए। आपके समर्थन से हम इस एनएल सेना को पूरा करेंगे। इसके अलावा हमारा हवा का हक कैंपेन जारी है, उसको ज़रूर मदद करें, क्योंकि अब फिर से वो समय आ रहा है हमारे सामने। जब सितंबर अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो दिल्ली की हवा, पूरे उत्तर भारत की हवा इतनी ख़राब हो जाती है कि सांस लेना दूभर होता है, और हमारे सियासतदान केवल और केवल आरोपबाजियों में लगे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर मामला टालने में लगे रहते हैं। साल दर साल ये स्थिति बनी रहती है। एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट अभी आई है जिसमें ये बताया गया है कि 2.5 PM 2.5 का जो स्तर है, उसकी वजह से दिल्ली में एक औसत नागरिक की जो आयु है उसमें 8.5 साल का अंतर, 8.5 साल की कमी आ जाती है औसतन। ये स्थिति है पोल्यूशन की इस शहर में। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए, सरकारों पर, जवाबदेह संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस कैंपेन को मदद करें। और ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। हमारा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट अब पे वॉल के पीछे है, इसलिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमारे तमाम जो एक्सपर्ट हैं, देवादित्य जैसे लोग यहाँ पर आकर किसी विषय पर आपसे अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं उसके जानने के लिए, तो आपको एक ऐसे जर्नलिज्म की ज़रूरत है, एक ऐसे मीडिया संस्थान की ज़रूरत होगी जो कि विज्ञापन से मुक्त रहे, सरकारों के दबाव से मुक्त रहे, और वो तभी संभव है जब आप थोड़ा बहुत इसमें निवेश करेंगे। सुर्खियां जो हैं शार्दुल, आप जल्दी से बताएं हमारे जो श्रोता हैं और दर्शक हैं उनको। इस हफ्ते राजस्थान में सवाई माधोपुर में रविवार को आई तेज बारिश से बाढ़ आई। वहाँ 20 से ज़्यादा घर बह गए। और राजस्थान के भी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जिले इस समय लगभग जलमग्न हैं। और इस मानसून में बारिश से पैदा हुई वजहों से अभी तक राजस्थान में 91 लोग और हिमाचल प्रदेश में 314 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
तो इस बार ये मानसून काफ़ी ज़्यादा घातक रहा है इन सारे राज्यों में। थोड़ा सा इस पर एक कमेंट चाह रहा हूँ, क्या एक वो हम कुछ ऐसे इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल हम क्लाइमेट चेंज और जो बदलता हुआ हमारा वो हवा पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हैं, उसी को केवल दोष दें, या हमारी अपनी गतिविधियों पर भी बहुत कुछ रोक लगाने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं देवादित्य आपसे जानना चाह रहा हूँ। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे एक रीज़न देके हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अब नदी जो है, नदी का आप अगर पूछेंगे मेरे से तो नदी के 3 धर्म होते हैं, नदी के 3 काम होते हैं। ऊपर में वो बहता जब है वो आपके साथ में बहुत सारे सिल्ट कैरी करता है, तो उसको इरोजन कहते हैं। जब प्लेन्स में आता है तो उसको कैरी करके ले जाता है और उसका काम है समुद्र में जमा करना जाके। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी उसके, और नदी जो है फ्लडिंग करना नदी का राइट भी होता है। जब हम रिवर राइट्स की बात करते हैं तो ये होता है कि नदी के बहुत सारे इकोलॉजिकल रोल भी होते हैं। ईयरली फ्लड भी आएगा, ऐसा नहीं कि फ्लड कोई ख़राब चीज़ है जैसे हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए नदी का जो विस्तार है उसको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है कि ज़मीन की कमी कह लीजिए, अभी जो भी है प्रेशर जो आ रहा है, और रेगुलेशन की भारी कमी है, क्योंकि रिवर का रेगुलेशन जो है उस तरह से हम अभी भी रिवर को समझते हैं कि बस एक पाइप की तरह पानी बह रहा है। तो उसके आसपास जो विकास जो चीज़ें जो हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर कोई पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से कोई उस तरह से रेगुलेशन नहीं है। इस चीज़ को आपराधिक उसमें श्रेणी में डालने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हों, उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देखे जा रहे हैं। तो जो पिछली बार भी जब चर्चा हुई थी, मैंने यही कहा था कि इसमें जब हमारे उसका सब्सक्राइबर का सवाल था, तो इसको हमें क्रिमिनल एक्ट से जोड़ के देखने की ज़रूरत है ताकि इस पर ठीक से रोक लग सके। ठीक बात है। जो आप कह रहे हैं देवदत्त कि हमारे यहाँ जो असेसमेंट एजेंसीज हैं उनको बहुत लो प्रायोरिटी पर, हमारे यहाँ ठेकेदारी को सबसे टॉप पे रखा जाता है क्योंकि उससे कमीशन आता है ना। हिमालय सबसे सेंसिटिव और नया पहाड़ है। हम कितनी बार ये बात हो चुकी है, आपको दुनिया भर आर्टिकल्स और चर्चाओं में मिलेगी। ये बहुत सेंसिटिव और टेम्परामेंटल पहाड़ है, और यहाँ पर भारत में इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन में सड़कें बनाते हुए, या जैसा अभी देवाशीष ने कहा, टूरिज्म एक्टिविटीज को किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हुए उन नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। आप मैदान की तरह आसपास, मतलब घनत्व वाली और उस तरह के स्ट्रक्चर वाली कंस्ट्रक्शन पहाड़ में, खासतौर से नदी के किनारे फ्लड प्लेन पे नहीं कर सकते। वो नदी का रास्ता है, नदी के रास्ते में आप कुछ भी रखेंगे वो नदी ले जाएगी जब समय आएगा। तो वनतारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया है, उसकी जांच होगी। मजे की बात है कि एसआईटी का गठन अब हुआ है और वो वनतारा है जिसमें मोदी जी का बहुत ज़बरदस्त फोटो सेशन हुआ। अगर वो चाहते हैं आप देखना तो एक बार गूगल करके देखिए, क्या एक से एक शानदार फोटो। तो अब देवादित्य, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि वनतारा के मामले में अब तक जो चीज़ें हुई ऑन पेपर वो कानूनी लगती हैं, लेकिन हमारे देश में कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको कानूनी जामा पहना दिया जाता है। आपको जो गड़बड़ी करनी रहती है या आपके जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उन चीज़ों के हिसाब से ही कानून बना दिए जाते हैं ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं या विशेषकर किसी एक को लाभ पहुंचाइए। तो इस वाले मामले को हम कैसे देखें, फिर हम इसके दूसरे हिस्से पर आएंगे जहां पर जांच पड़ताल और तमाम चीज़ें हैं। जी, सबसे पहले धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए, ये लोग कहते भी है, और वनतारा ने हर जगह आप देखेंगे अगर, तो ये उनका स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि हमने हर कानून का पालन किया है और हमारे पास सारे परमिशंस हैं, ठीक है। और ये चीज़ हर किसी भी पर्यावरण के आप देखेंगे, जो जितने भी रेगुलेशन सब में यही होता है। कंपनियां का मॉडल ऑपरेंडी यही होता है कि हम परमिशन हमारे पास है तो हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, और उस पर होता है। लेकिन समझ वाली बात ये है कि वो जो कानून है, क्या वह कानून वो कर रहा है जिसके लिए कानून बनाया गया है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एक्ट, और उसमें आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखेंगे, अगर आप 2023 से पहले इस तरह का जो है, आप कह लीजिए कि जो जानवरों का जो लेके एक्जॉटिक एनिमल, बहुत से विदेशी जानवर यहाँ पे है। मैं पढ़ रहा था कि 2-3 साल पहले तो बहुत कम फिगर था, लेकिन आज के समय में कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि इनके पास कम से कम 39,000 जानवर हैं वनतारा गए हैं, जो वनतारा गए हैं। अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वनतारा में 39,000 जानवर भेजे गए हैं, 32 देशों से भेजे गए हैं। दिसंबर 2024 तक का है। साउथ अफ्रीका की है, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए, क्योंकि जानवर अपने पर्यावरण से, जिस जलवायु में वो रहते हैं, वहाँ की सिर्फ जलवायु या मौसम ही नहीं, वहाँ की चीज़ों से एक्लेमेटाइज होते हैं
उनकी जीवन पद्धति, उनका विकास, उनका एवोल्यूशन उस आबो हवा, उस इलाके और वहाँ मिलने वाले भरण पोषण के हिसाब से होता है। ये जामनगर में बना हुआ है वनतारा। ये भारत के सबसे गर्म रीजन्स में से एक है, हालांकि ये बात हिंदुस्तान में हर कोई जानता है ना। और वहाँ पे कैसे कैसे जीव हैं, आप लिस्ट देखिए, इतनी सारी बड़ी छोड़ दीजिए, वहाँ गिबन्स क्या कर रहे हैं, है ना। आर्द्वार्क है वो खास तौर से था, वो नॉक्टर्नल अफ्रीका का जीव है, बहुत ही अलूफ एकदम उसमें। हाँ नहीं, इवन हाथी वो जामनगर नहीं। में क्या करेगा, हाथी भी तो जंगलों में उस तरह का जहाँ का। मैं इंडियन हाथी तो चलिए फिर भी थोड़ा एक्लेमेटाइज है, मैं बता रहा हूँ आपको सुदूर। अब वहाँ 56 चीते आए, जो साउथ अफ्रीका वाला होता, 56 चीते वहाँ क्या कर रहे हैं। एक टाइगर की, बाघ की नेचुरल टेरिटरी अगर आप देखें तो वो करीब 18 से 26 स्क्वायर किलोमीटर होती है वन्य क्षेत्र में, जब वो जंगल में रहता है। यहाँ 4,500 स्क्वायर मीटर में करीब जो लिस्टेड नंबर है वो 30 से ऊपर बाघों का है। तो आप उनको केवल आराम से रहने दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर सही में रह रहे हैं। जानवर और इंसान में अंतर। इंसान को आप होटल में रखो बंद करके, सारी सहूलियत दो, उसको अच्छा लगेगा, तो उसको थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर वो कहेगा यार तुम बाहर नहीं जाने देते यार। मुझे सबसे पहली मूल समस्या तो यही दिखी कि इस तरह के प्राइवेट जू की स्थापना की अनुमति देना, वो अपने आप में जो है एक पहला कंसर्न होना चाहिए था पहले। सरकारों के सबसे किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए या सरकारों के लिए भी, कि जैसे ही चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो हमने यहाँ बाकी सब चीज़ों के साथ देखा है कि किस तरीके का करप्शन और बाकी सब चीज़ें होती हैं। और जानवर तो ऐसी चीज़ें, वो तो बोल भी नहीं पाएगा ना उसके साथ क्या हुआ। और मैं अभी देख रहा था कि ये वनतारा की ही एनुअल रिपोर्ट है, साल 2023 से 24 के बीच इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 24 जानवर जो है उनकी मौत हो गई इनके। उसमें ज़्यादातर की जो डेथ का कॉज लिखा है उसमें है ऑर्गन फेलियर है, उनको सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, और वो जो खाना है वो सब चीज़ें ठीक से पचा नहीं रहे हैं। मतलब ये अपने आप में बता रही है ये रिपोर्ट ही कि जो जिस पर्पज़ के लिए लाया गया है, संरक्षण के लिए, वही अचीव नहीं हो रहा है। हमारा अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर हम बातचीत करने वाले, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात। इस हफ्ते एक भी पत्र नहीं आया है आपका, और ये हमारे लिए बड़ी निराशाजनक बात होती है कि आपका कोई पत्र नहीं है। यानी कि हमारा काम किसी तक पहुंच रहा है, कोई उसको पसंद कर रहा है, उसको नापसंद कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल पाता। तो आप लेटर ज़रूर लिखें, आपके पत्र बहुत ज़रूरी हैं चर्चा को बनाने, बिगाड़ने, सुधारने और बेहतर करने में। तरीका आपके पत्रों का बहुत आसान है हमें भेजने का। podcast@newslaundry.com पर आप हमें अपने पत्र भेजें, जो भी आपको लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, पर ज़रूर भेजें। कुछ भी नापसंद आए तो आलोचनात्मक तो बिल्कुल भेजें, ज़रूर भेजें। आखिर में एक छोटा सा और विषय है, जो कि टैरिफ अब लागू हो चुका है भारत के ऊपर, अमेरिका का 50% का, और उस पर बहुत सारी बातें हमने पहले भी कही हैं, बातें की हैं, लेकिन अब उसका असर दिख रहा है। खासकर शुरुआत के 2-3 दिनों में जो बात कही है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री से आई हैं, चीज़ें झन कर आ रही हैं, तो ये सब बातें आ रही हैं, पर फिर भी टैरिफ लागू हो गया। तो स्मिता, दूसरी तरफ भारत का बयान भी है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी है, मतलब बातचीत अभी भी ऑन ट्रैक है, और उसमें आगे कोई, कल एक बयान आया था कि एट द एंड हम लोग किसी न किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे, ऐसा एक अमेरिकी अधिकारी का बयान था। आज उससे ज़्यादा घनघोर बयान है, जो कि बहुत ही चिंताजनक और बहुत अग्रेसिव बयान कहा जाना चाहिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शीर्ष अधिकारी का बयान, नवारो का बयान है। उन्होंने कहा है कि हाँ, जो यूक्रेन का वॉर है ये मोदी का वॉर है, और उन्होंने कैटेगोरिकली, जब उसने पूछा कि आप पुतिन वार की बात करना चाह रहे हैं रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कैटेगोरी कहा नहीं, ये मोदी का वॉर है, क्योंकि मोदी तेल खरीद रहे हैं और वो पंप कर रहे हैं रसिया को पैसा, जिसकी वजह से ये लड़ाई आगे कंटिन्यू है। तो इस सब स्थितियों के मद्देनजर टैरिफ को किस तरफ जाता देख रही हैं स्मिता आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये बयान निश्चित रूप से ये सरासर गलत बयान है, ये स्टूपिड बयान है और अनफॉर्चुनेट बयान है। इस वक्त की जो हकीकत है वो है कि टैरिफ से निश्चित रूप से भारत को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। आपने अपैरल सेक्टर की बात की, वो तमिलनाडु के आप तिरुपुर की देख लें, आप नोएडा की देख लें, सूरत के डायमंड इंडस्ट्री की खबरें आ रही हैं, सेरामिक्स। मैं दरभंगा गई हुई थी, जहां मखाना जो है वो इस वक्त पूरे के पूरे बिहार के राजनीतिक चर्चा में एक केंद्रीय विषय बना हुआ है। और मखाना के लिए अगर 90% मखाना आज बिहार में प्रोड्यूस किया जा रहा है, रॉ मखाने को एक्सपोर्ट करते हैं मुंबई और दूसरे जगहों में बेस्ड एक्सपोर्टर्स, अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है मखाना को खरीदने के लिए, तो ऑलरेडी उस प्राइस में भी जो है एक ड्रॉप फील हो रहा है। तो ये मुश्किलें निश्चित
निश्चित रूप से हैं। आप रुपए को देखें, आज हमारा रुपए जो है वो 88 रुपए हो चुका है लगभग डॉलर के मुकाबले, और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ये 90 तक छू लेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस मखाना इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं या हम मक्के की बात कर रहे हैं, मक्के के और गेहूं के इंटरेस्ट को सरकार बचाना चाह रही है कि उनमें जो है बीटी क्रॉप्स ना आए, उनकी बीटी सीड्स ना आए। ज्यादातर आप राज्यों में जाकर देखेंगे यहाँ पर इनको स्टोर करने के लिए भी अभी तक जो है हमारी फैसिलिटीज ठीक नहीं है। तो सप्लाई चेन्स की जो बेसिक हमारी की फैसिलिटीज हैं, वो भी अगर अभी तक हम नहीं बिल्डअप कर पाए हैं, तो इस कंपटीशन में हाइपरबोल अपनी जगह है। ये कह देना कि नहीं स्वदेशी करो, हमारे पास मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली ऐसी कौन सी है जो हमारे लिए लीवरेज हो सकती हैं? चाइना के पास है, जिसी वजह से चीन के ऊपर अमेरिका उस तरह से टैरिफ नहीं लगा रहा है, जबकि वो ज्यादा तेल खरीद रहे हैं रूस से। बिल्कुल ठीक बात। चीन उन्हें रेयर अर्थ्स दे रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स दे रहा है, हम मजबूर हो रहे हैं रीसेट करने के लिए। तो आने वाले दिन काफी मुश्किल वाले दिन होंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं इतना पर्सनल अटैक के बीच में, कि ये जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है उसकी निगोसिएशन वापस से बहुत ज्यादा स्मूथ हो पाएगी बहुत जल्द। पीटर नवारो के आप पुराने बयान को देखेंगे ना, जब वो सरकारों में नहीं थे तो ऐसी ऐसी बातें करते थे, बर्थर वाली, क्वेनॉन वाली, तो उनकी बात पर मत जाइए। ब्रिक्स से ये बात सही है, और मेरे ख्याल से मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, ब्रिक्स से ट्रम्प को दिक्कत है, क्योंकि आज की डेट में ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया के 50% से ज़्यादा व्यापार को हो गई हैं, व्यापार करने लग गई हैं। मैंने एक रिपोर्ट भी शेयर की थी पिछले सप्ताह, मैंने हफ्ता में करी थी, मैं यहाँ उसे शो नोट्स में दे दूंगा। आप देखेंगे कि अब चीन के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स डॉलर नहीं युआन में पेमेंट मांगने लगे हैं, और ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है ग्राफ में अगर आप देखें तो। ट्रंप की ये चिंता है, पर देखिए ये साम्राज्यवाद के नीचे आने का समय है। ट्रंप सबसे ज़्यादा नुकसान अपने लोगों का कर रहा है। ट्रंप के जीतने की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी इन्फ्लेशन, वहाँ बढ़ती महंगाई, और इस टैरिफ का, जितने भी टैरिफ लगेंगे, इसका सबसे बड़ा पहला नुकसान अमेरिकी उपभोक्ता को होगा। ये बात सही है, हमारे सेक्टर सफ़र करेंगे, लेकिन जितने भी ये ट्रंप ने, क्योंकि ये ट्रंप ने सिर्फ हम पे नहीं लगाए, पूरी दुनिया पे लगाए, ट्रंप जड़ें खोद रहे हैं उस सारे सिस्टम की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने खड़ा करा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फेडरल रिजर्व हो, यूएन हो। मैं थोड़ा सा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, और उसमें मेरे पास हमारी जो इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसका डैशबोर्ड है। उसमें जो हमारे टॉप 5 जो प्रिंसिपल कमोडिटीज़ हैं, उनमें से तेल हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और जिनको हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें यूएसए, मतलब तेल से जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप 5 कंट्री की बात करें कि किनको सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो वो उसमें यूएसए नंबर 1 पे है अभी। हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, पिछले 6 महीने का। उनको वो मैं अभी बताता हूँ आगे। जो टॉप 5 कंट्री है उसमें $25,551 मिलियन का अब तक व्यापार हो चुका है इस साल में। जो यूएसए है उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसका 9,000, मतलब बहुत बड़ा अंतर है एक्सपोर्ट में। फिर नीचे तीसरे पे नीदरलैंड है, फिर उसके बाद चाइना है 4,000, और यूके है $3,000 पे। तो ये है हमारे टॉप 5 कंट्री जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये अंतर है। तो मुझे लगता है कि वो एक अब आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्यों टैरिफ वाला जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।